हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत के शास्त्रीय परंपरा के अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करें। सनातनी परंपरा यूनानी विचारकों से शुरू होती है। जब नगर राज्य व्यवस्था थी, व्यक्ति व राज्य के बीच निकटता थी, लेकिन रोमन साम्राज्य की स्थापना ने इस निकटता को मिटा दिया। नगर राज्य साम्राज्य में बदल गया। इतने बड़े साम्राज्य के प्रबंधन हेतु कानूनी व्यवस्था ने व्यापक रूप धारण कर लिया। अब दर्शन शास्त्र की जगह विधि शास्त्र प्रमुख हो गया। ईसाई धर्म के प्रसार से एक नया विकास हुआ। ईसाई जगत की स्थापना हुई, जिसमें धर्मगुरुओं ने अपनी प्रमुख स्थिति बना ली। इस व्यवस्था के शिखर पर रोम का पोप विराजमान था, जिसने राजनीति का धर्म के अधीन करके उसके स्वतंत्र रूप को मिटा दिया। पोप शाही के विरुद्ध प्रतिक्रिया तेज हो गई। आदि संत अगस्टाइन एम्ब्रोज व संत थॉमस ने धार्मिक पक्ष को प्रबल करते हुए राज्य को चर्च के तले रखने की परंपरा संपुष्ट की, तो दांते मसीह लियो व विलियम ने राज्य की पृथक व स्वायत्तशासी स्थिति का पक्ष लेकर धर्मनिरपेक्षवाद का दिशा का सूत्रपात किया। 15वीं शताब्दी के बाद यही लौकिक प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली हो गई कि संप्रभु राज्य का जन्म हुआ। राजनीति को उसका पृथक व स्वतंत्र स्थान दिलाने में मैकियावेली, बोधा व हॉब्स का विशेष योगदान माना जाता है। सनातनी परंपरा में मानपरकवाद तथा तथ्यपरकवाद दोनों धाराओं का प्रवाह देखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि यदि प्लेटो, अरस्तु, संत अगस्टाइन, संत थॉमस, रूसो, केंट, हीगल व ग्रीन ने आदर्शवाद या मानपरकवाद का सहारा लिया, तो अरस्तु, मैकियावेली, बोधा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, मिल व मार्क्स ने अथर्ववाद या तथ्यपरकवाद को अपनाया। अरस्तु दोनों परंपराओं का पालन किया। यद्यपि देखने में मार्क्स तथ्यपरकवादी है, किंतु अंत में उसका राज्य का सिद्धांत मानपरकवादी हो जाता है। जब वह साम्यवादी समाज में मानव की पूर्ण मुक्ति की बात करता है, मानपरकवादी ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करता है और उन्हीं की ओर अग्रसर होने की कामना करता है। वह किसी कल्पना लोक में घूमकर कोई आदर्श व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य, रूसो का शुद्ध लोकतंत्र, हीगल का राष्ट्र राज्य, मार्क्स का साम्यवादी समाज इत्यादि। मानपरकवाद अधिकार, स्वतंत्रता, समानता व न्याय जैसे प्रबंधों का ऐसा अर्थ बताता है कि जो किसी अच्छे समाज में उपलब्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए लॉस्की कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण को इच्छुक तरीके से बनाए रखना है जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ संभव विकास कर सके। वर्कर के मतानुसार समानता यह कामना करती है कि जो अधिकार मुझे प्राप्त है उसी मात्रा में वे मेरे पड़ोसी को भी प्राप्त होने चाहिए। लेकिन तथ्यपरकवाद का अथर्ववाद वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखता है, अतः हर तथ्यपरक सिद्धांत को परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। अरस्तु का यह कहना तथ्यपरक दृष्टि से ठीक है कि असमानता क्रांति का कारण बनती है, लेकिन वह मानपरकवादी बन जाता है जब यह कहता है कि राज्य जीवन के लिए बना है, किंतु अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है। मैकियावेली व हॉब्स पक्के अथर्ववादी है। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि मनुष्य एक स्वार्थी व दुष्ट जीव है जो अपने हितार्थ सत्ता के संघर्ष में संलिप्त रहता है। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने हेतु सरकार की शक्तियों का पृथक्करण होना जरूरी है। मार्क्स के मत अनुसार पूंजी व समाजवाद में श्रम वर्ग या मेहनतकशों का शोषण व पीड़न अंत होगा। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सनातनी परंपरा में दोनों धाराएं बह रही है। यह दूसरी बात है कि किसी विचारक ने किसी एक या दोनों परंपराओं को अपनाया है। सनातनी परंपरा की एक अन्य विशेषता ऐतिहासिक विधि के प्रयोग में देखी जा सकती है। लेखकों ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। मैकियावेली ने रोमन इतिहास से सामग्री लेकर अपने शासक से निवेदन किया कि वह महान रोमन साम्राज्य का गौरव पुनः स्थापित करे। बर्क ने इतिहास के तथ्यों के आधार पर यह नियम निर्धारित किया कि राजनीतिक संस्थाएं धीरे धीरे विकसित होती है, धीरे धीरे संशोधित होती है। इस रीतिबद्धता के नियम का हनन करना घातक सिद्ध हो सकता है। इसी तर्क के आधार पर उसने फ्रांस के क्रांतियों के उन्माद की कटु निंदा की, लेकिन अनेक विचारकों ने दार्शनिक विधि सूझबूझ के व्यक्ति की समझ से पर है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत ऐसी आदर्श व्यवस्था की कामना करता है
जिसमें हर व्यक्ति अपने वर्ग में रहकर या समाज में अपने निश्चित केंद्र पर रहकर काम करता, इन वर्गों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, अतः किसी प्रकार का सामाजिक संघर्ष नहीं हो सकता। अनेक विचारकों ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हुए अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। अरस्तु ने बहुत से संविधानों का अध्ययन करके राज्यों के शुद्ध व विकृत रूपों का चित्रण किया तथा यह भी कहा कि लोकतंत्र कुलीनतंत्र के मिश्रण के फलस्वरूप पॉलिटी सबसे अच्छा शासन है, जिसमें कानून की सर्वोच्चता तथा मध्यम वर्ग का शासन होता है। कुछ विचारकों या लेखकों जैसे ड्वेजर व लॉस्की ने अनेक देशों की शासन प्रणालियों तथा राजनीतिक संस्थाओं की विविधता का अध्ययन करके दल व्यवस्था को अपरिहार्य बताया। बाइश ने सुझाव दिया कि इस विषय का छात्र सर्वेक्षण विधि अपनाकर राजनीतिक संस्थाओं के परिचालन को आंखों से देखकर किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। इसी आधार पर उसने यह आकर्षक प्रश्न उठाया कि कौन सा शासन लोकतंत्र से बेहतर हो सकता है। ए.डी. टॉकवेल ने अमेरिका के लोकतंत्र में नागरिक समाज का रूप देखा। इस विवरण के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत की सनातनी परंपराओं की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। पहला, यहाँ यह माना जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है, अतः उसके राजनीतिक जीवन से संबंधी मूल्यों जैसे कानून, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सत्ता आदि के अर्थ को किस प्रकार विवेकशील रूप दिया जाए तथा मानव की राजनीतिक क्रियाओं को किस प्रकार विवेकशील आस्था पर आधारित किया जाए। दूसरा, चूंकि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, इस परंपरा के मानने वालों ने राज्य का गौरवगान किया, चाहे वह यूनानियों का नगर राज्य पोलिस था या रोमनों का रेस्पब्लिका। ईसाई धर्मगुरुओं ने राज्य की दैवी उत्पत्ति का सूत्र दिया किंतु चर्च के तले रख दिया। तीसरा, शास्त्रीय परंपरावादियों ने राज्य व शासन का अध्ययन ही नहीं किया बल्कि एक आदर्श व्यवस्था के बारे में भी सोचा, इसीलिए उन्होंने आदर्श राज्य के बिंदु का स्पर्श किया। यदि प्लेटो ने दार्शनिक राजा की खोज की तो अरस्तु ने कानून की सत्ता की सर्वोच्चता को सराहा। ईसाई धर्मगुरुओं ने राज्य को इस जगत का अभिन्न अंग बना दिया। रूसो ने शुद्ध लोकतंत्र का गौरवीकरण किया। चौथा, ऐसे परंपरावादियों ने राज्य विहीन समाज की कल्पना नहीं की। उन्होंने यह माना कि राज्य की सुरक्षा व शांति की दशाएं स्थापित कर सकता है। यदि प्लेटो व अरस्तु ने राज्य को गुणों में साझेदारी कहा तो पोप जेलेसियस प्रथम ने 2 तलवारों का सिद्धांत प्रतिपादित करके लौकिक जगत राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखा, धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र चर्च को सौंपा। जब पोप ग्रेगरी सप्तम ने अपना सर्वसत्ता स्थापित करने हेतु दोनों तलवारें अपने हाथों में कर ली और संत थॉमस ने इस स्थिति का अनूठे ढंग से औचित्यकरण किया तो प्रतिक्रिया के रूप में मार्सिलियो ने राज्य के पृथक व स्वतंत्र क्षेत्र पर बल देकर आधुनिक युग के प्रभुसत्ताधारी राज्य की अवधारणा का शिलान्यास किया। पांचवा, लेकिन इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मानपरकवादी या मूल्यभारित प्रकृति में देखी जानी चाहिए। यह ठीक है कि अनेक विचारकों ने तथ्यपरकवादी दिशा को अपनाया, लेकिन दोनों पक्षों के तुलनात्मक अवलोकन के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि मानपरकवाद की स्थिति बहुत भारी है। इसलिए इस परंपरा को मात्र दार्शनिक, चिंतामूलक या काल्पनिक कहकर इसकी आलोचना की जाती है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।